हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज। एलपी न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष, आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक आज दुर्ग पहुंची, जहां दुर्ग संभाग से जुड़े महिला प्रकरणों की जन सुनवाई की गई। महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रेरणा सभा कक्ष में आयोजित इस जनसुनवाई में कुल 113 प्रकरणों पर सुनवाई की गई। इस दौरान दुर्ग संभाग के 7 जिलों के प्रकरणों के पक्षकार उपस्थित हुए, जिनमें से 35 प्रकरणों का निराकरण आपसी समन्वय और समझौते के माध्यम से किया गया। शेष मामलों में संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने कहा कि उनका प्रयास ज्यादा से ज्यादा महिलाओं के प्रकरणों का निराकरण करना है। जी, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग इस महिला दिवस पर महिला जन सुनवाई सप्ताह का आयोजन किया है और महा जन सुनवाई का आयोजन किया है, क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग ने हमें ऐसा प्रस्ताव दिया था, जिस पर हमने छत्तीसगढ़ में 33 जिलों पे महाजन सुनवाई का ये प्रस्ताव मंजूर किया हमारे सभी सदस्यों ने, और 5 संभाग में लगातार हम महाजन सुनवाई कर रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत सरगुजा से हुई, फिर बिलासपुर और आज दुर्ग में है, और कल रायपुर और परसों बस्तर में है। इन पूरे 5 दिनों में हम 750 से अधिक मामलों की महाजन सुनवाई करेंगे। आज हमारे पास दुर्ग में लगभग 113 मामले हैं। अभी तक लगभग 35 से अधिक मामले हम सुन चुके हैं। कुछ मामलों में एकल पक्षकार है, कुछ में पक्षकार नहीं है, और अभी भी सुनवाई जारी है। और किसी प्रकरण में सामंजस्य बन पाया है? हाँ, प्रकरणों में अभी सुलह के प्रस्ताव हुए हैं, जिनके लिए हमने प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को जिम्मेदारी दी है, और फाइनली उसका कंक्लूजन किसी किसी केस में रायपुर में भी करना है। 6 तारीख के लिए भी रायपुर में ट्रांसफर हुए हैं केसेस। किरणमयी नायक राज्य महिला आयोग के समकक्ष जन सुनवाई के दौरान महिलाओं ने अपनी समस्याएं खुलकर रखी, जिस पर आयोग की अध्यक्ष ने गंभीरता से सुनते हुए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। कुल मिलाकर दुर्ग में हुई ये जन सुनवाई महिलाओं को न्याय दिलाने की दिशा में एक अहम पहल साबित हुई। दुर्ग के बाद अब बलरामपुर जिले में भी अवैध अफीम की खेती का बड़ा मामला सामने आया है। त्रिपुरी क्षेत्र के सरनाटोली गांव में करीब 5 एकड़ जमीन पर अफीम की फसल मिली है। पुलिस ने खेतों में काम कर रहे झारखंड के 5 लोगों को हिरासत में लिया है। बलरामपुर जिले के त्रिपुरी क्षेत्र के सरनाटोली गांव में अवैध अफीम की खेती का खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक करीब 5 एकड़ जमीन पर अफीम की फसल उगाई गई थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और खेतों में काम कर रहे झारखंड के 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में चीरे लगे अफीम के डोडे सूखते हुए मिले, जिनमें से करीब 5 बोरी डोडा जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि झारखंड के एक व्यक्ति ने जशपुर जिले के ग्राम राजहाडीपा निवासी भाजपा नेता और पूर्व सरपंच जिरमल राम के जरिए किसानों से संपर्क कर जमीन लीज पर ली थी। किसानों को फूलों की खेती का झांसा देकर वहां अफीम उगाई जा रही थी। मुख्य सरगना गांव नहीं आता था, जबकि खेती की देखभाल के लिए झारखंड से लोगों को बुलाया गया था। वहीं खेत की निगरानी स्थानीय स्तर पर की जा रही थी। पुलिस के मुताबिक दुर्ग जिले में अफीम की खेती पर हुई कार्रवाई के बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना दी थी। फिलहाल मौके पर पुलिस बल तैनात है और मामले की जांच के लिए रायपुर से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और फॉरेंसिक टीम के पहुंचने की तैयारी है। विषय आया था, अनर्गल आरोप थे, कोशिश थी कि किसी अन्य माध्यम से सत्य को पराजित कर लिया जाए,
परंतु बड़ी स्पष्टता के साथ इस विषय को रखा गया है कि ये कब से प्रारंभ हुआ है ये जांच का विषय है, जांच जारी है, परंतु पकड़ा अभी गया है। पुलिस के मुखबिरों के द्वारा पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने पूरी कार्यवाही की। आपके माध्यम से मैं बड़ी स्पष्टता से इस बात को भी कहना चाहता हूं कि 7 तारीख को जब पुलिस ने वहां पर अंतिम कार्यवाही के लिए पुलिस पहुंची, 6 तारीख के शाम के बाद जगह को संरक्षित करके 7 तारीख को जब पुलिस पहुंची वहां पर, तो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भी साथ में थी, एफएसएल की टीम थी, एनसीबी की टीम थी, राजस्व की टीम थी। सारे लोगों ने जाकर के एक साथ वहां कार्यवाही की और एक साथ ही वो जितने उपलब्ध लोग थे सबको गिरफ्तार किया गया। भाजपा के कार्यकर्ता का विषय आता है, भाजपा का कार्यकर्ता होगा है तो उसको डबल सजा होनी चाहिए, उस पर और सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, ये भाव लेकर के हम काम करते हैं। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। उसका निलंबन भी हो चुका है, उस पर सख्ती से कार्रवाई भी हो चुकी है, वह जेल भी जा चुका है। इसमें किसी को कुछ कहने की आवश्यकता ऐसी नहीं। पुलिस कह रहे हैं मुखबिर, उसी बात को जोर दे रहे हैं गृह मंत्री जी। इसका बचाने की तैयारी कहाँ शुरू हो रही? मुखबिर से। मुखबिर कल पलट जाएगा। नंबर 2, यहाँ नौकरों का नाम, जो वहाँ लेबर काम कर रहे थे उसका नाम उसको मुख्य आरोपी बनाया है, जबकि कलेक्टर सहित सारे लोग, गांव के लोग ये कह रहे हैं ताम्रकर, जो भारतीय जनता पार्टी के राइस मिल प्रसंस्करण प्रकल्प का अध्यक्ष है प्रदेश का, उसके द्वारा संचालित है। वहां फेंसिंग भी किया गया है, वहां बाउंसर रखा गया है, वहां सीसी कैमरा लगाया गया है, वहां किसी जाने नहीं दिया जाता। और ये कब से कर रहा है? सरकार की ओर से वक्तव्य नहीं आया है। ये अजय चंद्राकर जी बोल रहे हैं। अजय चंद्राकर जी विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, सरकार नहीं है। सरकार की तरफ से बयान नहीं आया है, नंबर 1। नंबर 2 कि ये उसको साक्ष्य मिटाने की कोशिश और उसको जो आरोपी है उस बचाने के लिए उसको तीसरे नंबर में रखा गया, उसको मुख्य आरोपी बनाया नहीं गया। दूसरी बात, कितने एकड़ में है आप समाचार पत्रों में देखो, प्रशासन के द्वारा जो जानकारी दी गई, तो कोई बोल रहे 1.5 एकड़, कोई बोलते 2 एकड़, कोई 5 एकड़, कोई 9 एकड़, कोई 10 एकड़ लिख रहा है। मैं खुद खेत भ्रमण किया हूं सब साथियों के साथ, वहां पुलिस अधिकारी भी मेरे साथ थे, राजस्व के भी थे, अमला था, और लगभग 10 एकड़ जमीन में वो है और रकबा छुपाना चाहते हैं ताकि वो उसका उत्पादन कम आए, ताकि उसका लाभ आरोपी के मिल सके। ये षड्यंत्र गृह मंत्री जी कर रहे हैं। गृह मंत्री किस स्तर पे हो रहा है, और तभी ये संभव है। नहीं तो एक रोज नामचा लिखने वाले जो हेड कांस्टेबल, उसकी हिम्मत है कि इसको मुख्य आरोपी नहीं बनाए। उसमें एसपी सम्मिलित है, उसमें आईजी संलिप्त है, उसमें डीजी संलिप्त है, उसमें गृह विभाग पूरा संलिप्त है, तभी उसका वो मुख्य आरोपी नहीं बना है। ये षड्यंत्र किया जा रहा है। इसका मतलब ये है अफीम जो खेती करने वाले हैं उसको बचाने की कोशिश या षड्यंत्र सरकार कर रही है। यदि सरकार चाहती, यदि अफीम का मामला होता और इस प्रदेश के मामले में चिंतित होते तो ग्राह्य करके चर्चा कराते, बहुत सारे तथ्य सामने आते। यहाँ से 50 किलोमीटर के और नजदीक ही एक व्यक्ति विनायक ताम्रकर, जो कि अफीम की खेती कर रहा था, जो अवैधानिक है, उसको पिछले 4 साल से खेती करने खुद चंद्राकर जी ने स्वीकार किया, और ये असंवैधानिक भी है। इसका मतलब ये है कि प्रशासन के सहयोग से, प्रशासन के इच्छा से और प्रशासन के जानकारी में वहाँ खेती हो रही थी, और जानबूझकर के सरकार इस खेती को बढ़ावा देना चाहती है, ऐसा हमारा आरोप है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पुलिस ने एक बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। किराए के मकान में पिछले करीब 3 महीने से यह अवैध कारोबार चल रहा था। पुलिस की रेड में कई युवतियां मिली, जिन्हें अलग अलग राज्यों से बुलाया गया था। मामले में महिला संचालिका और एक ग्राहक को गिरफ्तार किया गया है। दुर्ग जिले के नेहरू नगर स्थित विद्या विहार कॉलोनी में किराए के मकान में चल रहे
सेक्स रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। जानकारी के मुताबिक पिछले करीब 2 से 3 महीनों से यहां अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही थी। गुप्त सूचना मिलने के बाद स्मृति नगर चौकी पुलिस और महिला रक्षा टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मंगलवार रात को रेड डाली। कार्रवाई के दौरान कमरे से कई युवतियां मिली, जिनमें से अधिकांश पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से लाई गई थी। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि ग्राहकों से सौदा तय होने के बाद युवतियों को 2 से 3 दिनों के लिए अलग अलग जगहों पर भेजा जाता था। पुलिस ने मामले में सेक्स रैकेट संचालित करने वाली महिला धनवंती रावत उर्फ रीना सिंह रावत और एक ग्राहक को गिरफ्तार किया है। वहीं मौके से एक पल्सर बाइक, 12 मोबाइल फोन, करीब 5,500 रुपए, नकद और अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। दुर्ग जिले के रानीतराई थाना क्षेत्र में एक व्यापारी पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। अज्ञात हमलावरों ने अनिल इंटरप्राइजेज के संचालक अनिल देवांगन पर हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल व्यापारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी है। दुर्ग जिले के रानीतराई थाना क्षेत्र में एक व्यापारी पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार अनिल इंटरप्राइजेज के संचालक अनिल देवांगन पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने अचानक हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मदद करते हुए उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां फिलहाल उनका इलाज पाटन के अस्पताल में चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही रानीतराई पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक हमलावर की पहचान करने और उसे पकड़ने के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही इलाके में लगे निगरानी कैमरों की रिकॉर्डिंग भी खंगाली जा रही है। पुलिस का कहना है कि हमले के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की स्थिति साफ हो सकेगी। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। दुर्ग जिले के धमधा मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। खान ढाबा के पास तेज रफ्तार के कारण एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दुर्ग जिले के धमधा से दुर्ग मार्ग पर खान ढाबा के पास एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार के चलते ये हादसा हुआ, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मदद करते हुए इसकी सूचना दी और घायल को 108 एम्बुलेंस की सहायता से धमधा के शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने घायल की जांच की, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान नरसिंह यादव के रूप में हुई है, जो सहगांव गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। घटना के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए धमधा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। इस पूरे मामले में धमधा पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और सड़क हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखा है। यह पत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ हुए कथित व्यवहार को लेकर भेजा गया है। मुख्यमंत्री साय ने इसे राष्ट्रपति पद, आदिवासी समाज और मातृशक्ति का अपमान बताया है। उन्होंने ममता बनर्जी से इस मामले में देश से माफी मांगने की अपील की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक कड़ा पत्र लिखते हुए हाल ही में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के साथ हुए व्यवहार पर गहरी आपत्ति जताई है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जनजातीय समाज से आने वाली देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति के साथ इस प्रकार का व्यवहार केवल एक व्यक्ति का नहीं,
बल्कि देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था। आदिवासी समाज और मातृशक्ति का भी अपमान है। अपने पत्र में मुख्यमंत्री साय ने कहा कि भारत की लोकतांत्रिक परंपराएं और शिष्टाचार पूरी दुनिया में सम्मानित रहे हैं। मतभेद को कभी भी मनभेद में बदलना हमारी संस्कृति नहीं रही है, लेकिन राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च संवैधानिक पद के प्रति न्यूनतम शिष्टाचार का भी पालन न किया जाना लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले एक जनजातीय समाज से आने वाली महिला राष्ट्रपति के प्रवास के दौरान कार्यक्रम से जुड़ी व्यवस्थाओं में लापरवाही और उनका अपमान किया जाना अत्यंत निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री साय ने ये भी कहा कि ये पहली बार हुआ है जब किसी राज्य सरकार के व्यवहार को लेकर स्वयं राष्ट्रपति को अपनी पीड़ा सार्वजनिक करनी पड़ी है, जो देश के लोकतांत्रिक इतिहास के लिए चिंताजनक स्थिति है। उन्होंने संदेश खाली की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि वहां भी जनजातीय समाज की महिलाओं के साथ हुई घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर दिया था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ममता बनर्जी से आग्रह किया है कि वे इस विषय पर देश और समाज से क्षमा मांगते हुए अपनी भूल स्वीकार करें और भविष्य में लोकतांत्रिक संस्थाओं तथा संवैधानिक पदों के प्रति सम्मान बनाए रखने का भरोसा दें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था का प्रतीक है और उनके सम्मान से ही लोकतंत्र की गरिमा जुड़ी हुई है। राजधानी रायपुर से एक दुखद खबर सामने आई है। एयरफोर्स के विंग कमांडर विपुल यादव ने अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। उनका शव पुरैना स्थित विधायक कॉलोनी के बंगले में कमरे के अंदर पंखे से लटका मिला। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है। राजधानी रायपुर के पुरैना स्थित विधायक कॉलोनी में एयरफोर्स के विंग कमांडर विपुल यादव ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक विपुल यादव हरियाणा के रहने वाले थे और रायपुर में तैनात थे। वे छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन से जुड़े दायित्व भी संभाल रहे थे। बुधवार सुबह उनके घर के बेडरूम में उनका शव पंखे से लटका मिला। सबसे पहले घर की मेड ने इस घटना को देखा और पुलिस को सूचना दी। उस समय घर के दूसरे कमरे में उनके दोनों बच्चे सो रहे थे, जबकि उनकी पत्नी काम के सिलसिले में दिल्ली गई हुई थी। पुलिस को कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि विपुल यादव और उनकी पत्नी की 2014 में लव मैरिज हुई थी और उनकी पत्नी फिलहाल आईटी सेक्टर में कार्यरत है। शुरुआती तौर पर पारिवारिक विवाद को आत्महत्या की एक वजह माना जा रहा है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस पीएम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। फोर्स के ऑपरेशंस के लिए पदस्थ हैं और एंटी नक्सल ऑपरेशन में इनकी मदद ली जाती है। पत्नी भी पहले एयरफोर्स में रही हैं, अभी आईटी सेक्टर में काम करती हैं, जो दिल्ली हैं। 2 दिन पूर्व तक यहाँ थी। कुछ ऐसी फैमिली डिस्प्यूट की बात सामने आई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को विधानसभा स्थित उनके प्रतिकक्ष में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा के बाद महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में बलपूर्वक या प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन पर प्रभावी रोक लगाना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में विधानसभा स्थित उनके प्रतिकक्ष में छत्तीसगढ़ कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने धर्मांतरण संशोधन से जुड़े छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। सरकार के अनुसार इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य राज्य में एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए बल प्रयोग, प्रलोभन, कपटपूर्ण नीति या साधनों, अनुचित प्रभाव और मिथ्या निरूपण जैसे तरीकों पर प्रभावी रोक लगाना है। सरकार का कहना है कि कई बार लोगों को दबाव, लालच या गलत जानकारी देकर
धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। ऐसे मामलों को रोकने के लिए इस विधेयक के जरिए सख्त प्रावधान लाने की तैयारी की गई है। इस कानून के लागू होने के बाद अवैध तरीके से कराए जाने वाले धर्म परिवर्तन के मामलों में कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी। सरकार के मुताबिक यह कदम राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करने के उद्देश्य से उठाया गया है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब इस विधेयक को आगे की प्रक्रिया के लिए विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रसोई गैस की उपलब्धता को लेकर प्रदेशवासियों को भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में रसोई गैस के साथ ही पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। सरकार ने सभी जिलों के अधिकारियों को आपूर्ति की व्यवस्था पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कालाबाजारी या अनियमितता मिलने पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश में रसोई गैस की उपलब्धता को लेकर आम लोगों को आश्वस्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में रसोई गैस के साथ साथ पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार मौजूद है, इसलिए लोगों को किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में रसोई गैस की सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी जिलों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों को गैस एजेंसियों में उपलब्ध भंडार की नियमित निगरानी करने और आपूर्ति व्यवस्था पर लगातार नजर रखने को कहा गया है, ताकि किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न ना हो। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी स्पष्ट किया है कि यदि कहीं कालाबाजारी या अनियमितता की शिकायत सामने आती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दें और केवल आवश्यकता के अनुसार ही रसोई गैस की बुकिंग करें। उन्होंने कहा कि सरकार नागरिकों को आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह सतर्क और प्रतिबद्ध है। बिलासपुर में पुलिस विभाग ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। एसएसपी रजनीश सिंह ने एक साथ 130 पुलिस कर्मियों का तबादला आदेश जारी किया है। इसमें 3 एसआई, 10 एएसआई, 23 प्रधान आरक्षक और 94 कांस्टेबल शामिल हैं। बिलासपुर जिले में पुलिसिंग व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एसएसपी रजनीश सिंह ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। जारी आदेश के अनुसार कुल 130 पुलिस कर्मियों का तबादला किया गया है। इनमें 3 सब इंस्पेक्टर, 10 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 23 प्रधान आरक्षक और 94 कांस्टेबल शामिल हैं। बताया जा रहा है कि जिले के कई थानों में पुलिस कर्मियों की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिससे एसएसपी रजनीश सिंह नाराज चल रहे थे। इसी के चलते उन्होंने बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों के तबादले का आदेश जारी किया है। आदेश के तहत कुछ पुलिस कर्मियों को थानों से हटाकर लाइन में अटैच किया गया है, जबकि पहले शिकायतों के आधार पर हटाए गए कुछ पुलिस कर्मियों को चेतावनी देकर दोबारा थानों में भेजा गया है। स्थानांतरण आदेश के मुताबिक सिविल लाइन, सरकंडा, सिटी कोतवाली, तोरवा, सकरी, रतनपुर, चकरभाठा, कोनी, हिर्री, तखतपुर और पचपेड़ी समेत कई थानों और इकाइयों में पदस्थ पुलिस कर्मियों की नई पदस्थापना की गई है। कुछ पुलिस कर्मियों ने भी थाने बदलने के लिए आवेदन किया था, जिसके आधार पर उन्हें दूसरे थानों में भेजा गया है। पुलिस विभाग का कहना है कि इस फेरबदल से पुलिसिंग व्यवस्था में संतुलन बनेगा और थानों की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में आज नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता मिली। एक साथ 108 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। नक्सली अपने साथ बड़ी मात्रा में हथियार, नकदी और सोना भी लेकर आए, जिसे पुलिस को सौंप दिया गया। सरकार की सरेंडर नीति के तहत अब इन्हें पुनर्वास योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहाँ 108 नक्सलियों ने पुलिस और प्रशासन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सरेंडर करने वाले नक्सली अपने साथ जंगल से 1 किलो सोना,
करीब 3 करोड़ 61 लाख रुपए नकद और कुल 101 हथियार भी लेकर आए, जिन्हें पुलिस को सौंप दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये नकदी लेवी वसूली के दौरान नक्सलियों द्वारा इकट्ठा की गई थी। बरामद हथियारों में 7 AK-47 राइफल, 10 इंसास राइफल, 5 SLR राइफल, 4 MG राइफल, 20 नग 303 राइफल और 11 BGM लॉन्चर शामिल है। आत्मसमर्पण करने वाले इन नक्सलियों पर कुल 3 करोड़ 95 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। सरेंडर कार्यक्रम के दौरान बस्तर संभाग के 7 जिलों के पुलिस अधीक्षक और राज्य के पुलिस महानिदेशक भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सली दंडकारण्य क्षेत्र में सक्रिय थे। इनमें 44 महिला नक्सली भी शामिल हैं। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि सरकार की सरेंडर और पुनर्वास नीति के तहत इन सभी को योजना का लाभ दिया जाएगा। साथ ही पुलिस ने जंगलों में सक्रिय अन्य नक्सलियों से भी अपील की है कि वे हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु के मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। 13 साल से कोमा में रह रहे 31 वर्षीय हरीश राणा को पैसिव यूथेनेशिया की मंजूरी दी गई है। कोर्ट ने एम्स को निर्देश दिया है कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाए। यह देश में इस तरह का पहला मामला माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथेनेशिया से जुड़े एक अहम मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 13 साल से कोमा में रह रहे 31 वर्षीय हरीश राणा को पैसिव यूथेनेशिया की मंजूरी दे दी है। गाजियाबाद के रहने वाले हरीश राणा पिछले कई वर्षों से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स को निर्देश दिया है कि हरीश के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाए। साथ ही यह भी कहा गया है कि पूरी प्रक्रिया इस तरह से की जाए जिससे मरीज की गरिमा बनी रहे। दरअसल हरीश राणा दिल्ली में जन्मे थे और चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी से बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे। वर्ष 2013 में हॉस्टल की 4थी मंजिल से गिरने के बाद उन्हें गंभीर चोट लगी थी, जिसके कारण उनके पूरे शरीर में लकवा मार गया और वह कोमा में चले गए। तब से लेकर अब तक वो ना बोल पा रहे हैं और ना ही किसी प्रकार की प्रतिक्रिया दे पा रहे हैं। डॉक्टरों ने हरीश को क्वाड्रिप्लेजिया नाम की गंभीर बीमारी से पीड़ित बताया है, जिसमें मरीज पूरी तरह से फीडिंग ट्यूब और वेंटिलेटर जैसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर निर्भर रहता है। लंबे समय से बिस्तर पर पड़े रहने की वजह से उनके शरीर पर गहरे घाव भी हो गए हैं और उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। हरीश की इस स्थिति ने परिवार को भी मानसिक और आर्थिक रूप से बेहद प्रभावित किया है। वेंटिलेटर, दवाइयों, नर्सिंग और देखभाल पर वर्षों से भारी खर्च हो रहा था। ऐसे में हरीश की मां निर्मला राणा और पिता अशोक राणा ने सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु की अनुमति देने की अपील की थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।